आज के अहम टॉपिक की तरफ। और ज़ाहिर है कि जब मैं बात करता हूँ उरूसुल बिलाद शहर कराची की, जो कि मिनी पाकिस्तान कहलाता है, रोशनियों का शहर कहलाता है, ये पाकिस्तान की पूरे मुल्क की मुआशी हब है। कहा जाता है कि कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। लेकिन हालात ये हैं कि इस वक्त ये शहर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की किल्लत, ट्रैफिक और माहौलियाती मसाइल का इस शहर को सामना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर गो के बड़ी पेशरफ्त की है कि बिजली के बिलों में मैंडेटरी 150 रुपये जो है वो म्यूनसिपल टैक्स भी काटा जा रहा है। लेकिन ये अरबों रुपए जो ये टैक्स जमा हो रहा है, ये लग कहाँ पर रहा है, सवाल ये पैदा होता है। फिर इन सबसे बढ़कर कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद वसाइल के ऊपर सूबों का इख्तियार, और सूबे इस वक्त माशाल्लाह बड़े तगड़े हो गए, उनके पास पैसा बहुत है, वसाइल बहुत हैं, लेकिन ये ट्रांसलेट क्यों नहीं हो पा रहा। इस शहर की हालत हर गुजरते दिन के साथ संगीन तर क्यों होती जा रही है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ और अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल। बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन साहब आपके कीमती वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है यासिर हुसैन साहब ने भी, जो कि डायरेक्टर क्लाइमेट एक्शन सेंटर हैं कराची के। उनसे भी हम बात करेंगे कि माहौलियाती तब्दीली जिस तरह से हो रही है, और कहा यह जा रहा था कि 300 मिलीमीटर अगर बारिश हुई तो ये कराची जो है वो 3 मरतबा डूब सकता है। ये खदशा क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और उन सब से बढ़कर नादिर गबूल साहब, जो कि तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत से, कि उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस विज़न के तहत इस वक्त कराची को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश की जा रही है। वो क्या विज़न है जो दस्तावेज़ात पे तो मौजूद है लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कुछ आदाद व शुमार के तरक्याती अखराजात जो कि सिंध भर के थे, और ये डेटा है 2010-11 से 2024-25 तक का। इन 15 सालों में कुल रकम जो जमा होती है, कुल रकम जो मख्तस की जाती है, वो यहाँ के तरक्याती अखराजात के लिए, सिंध के लिए, वो 3871 अरब रुपए, जिसमें से कराची के लिए जो एलोकेट किए गए थे वो 1416 अरब रुपए और 60 करोड़ भी ऐड कर लूँ मैं इसमें, तो ये अमाउंट इसके लिए कराची के लिए एलोकेटेड था। लेकिन कराची को सिर्फ 472 अरब रुपए मिले तरक्याती फंड में से जो सिंध का था। सवाल ये पैदा होता है कि 944 अरब रुपए कराची के जो थे वो कहाँ गए, वो कहाँ खर्च हुए, वो कहाँ हैं। इसके अलावा जो फेडरल PSDP है, वफाकी तरक्याती प्रोग्राम है, 2010-11 से 2024-25 तक का, इन 15 सालों में कुल रकम जो मख्तस की गई थी 8,967 अरब रुपए, 8976 बिलियन रुपीज़। कराची के लिए 756 अरब और 80 करोड़ इसमें मख्तस किए गए थे, लेकिन कराची को मिला सिर्फ 340 अरब। तो ये 416 अरब रुपए कहाँ गए, कहाँ खर्च हुए, ये भी सवाल बनता है। और तीसरा ये कि जनाब कराची पोर्ट पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस वसूल किया जा रहा है, जो इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होना है, जिसमें पिछले साल तकरीबन 170 अरब रुपए जमा हुए थे, और अब तक जब से ये सेस बना है, ये वसूलियाबी शुरू हुई है, 1000 अरब रुपए इसमें जमा हो चुके हैं। लेकिन इनमें 1 टका भी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नहीं खर्च हुआ। सिंध हुकूमत ने, सिंध गवर्नमेंट ने ये पैसा किस मद में खर्च किया है, कहाँ खर्च किया है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो नबील गबूल साहब के साहबजादे नादिर गबूल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गबूल साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो कराची के जो ज़ख्म है, कराची का जो अलमिया है, कराची की जो हक तलफी है, इसका मदावा क्या है, किस विज़न के तहत इस वक्त हुकूमत इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे, सबसे बड़े शहर को, और दुनिया के अगर 10 शहर बड़े माने जाएं तो उनमें कराची भी सर फहरिस्त शुमार होता है, आप किस विज़न के तहत इस शहर को आगे लेकर चल रहे हैं गबूल साहब? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कराची का जो दर्द है वो मैं भी महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे दादा की कब्र है वो भी इसी कराची शहर में ही वाक़ है। तो कराची की हम ओनरशिप भी लेते हैं और यही हमारा घर है, हमारी दुनिया, हर चीज़ हमारा यही है कराची। तो जो तकालीफ हमारे बाकी जो कराची के भाई फील करते हैं वो जाहिर सी बात है मैं भी फील करता हूँ। मैं कोई हेलीकॉप्टर में सफ़र नहीं करता हूँ कराची के अंदर, मैं भी इन्हीं सड़कों पर जाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने भी, और जो लोगों की शिकायत हैं वो भी दुरुस्त है कि इस वक्त कराची की रोड जो है वो काफ़ी टूट फूट का शिकार है। इसकी जो बुनियादी जो वजह है वो मैं हल्फी आपको कह सकता हूँ, वो बिटवीन
फेडरल एंड प्रोविंस की जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, फिर केएमसी के अदर जो दीगर हदूद होती है, ये आपस में जो तसल है पावर्स की, अथॉरिटी की, इसकी बुनियादी वजह। और फिर नीचे टाउन्स लेवल तक, अब कराची शहर के अंदर 9 टाउन्स ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी की डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, और उनको सुई गैस ने फंड भी 1.5 अरब रुपए, कुछ जगहों पे 2-2 अरब रुपए भी फराम किए, मगर वहाँ के जो टाउन चेयरमैन हैं वो फिर नहीं लगाते, जिसके ऊपर सीएम मुराद अली शाह साहब ने ऑडिट का भी बोला है, और ऑडिट चल रहा है। इसमें सिर्फ 9 जो मैंने आपको बताया कि ऐसे टाउन्स हैं जो पीपल्स पार्टी के। गफूर साहब, ये तो हम बहुत ही नीचे की लेवल के ऊपर आ गए। बुनियादी अगर मैं बात करूं, जब बुनियादी बात की जाती है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मास्टर प्लान इस शहर में है नहीं, और इसके अलावा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, लोकल ट्रांसपोर्ट, लैंड यूटिलाइजेशन, हेल्थ और एजुकेशन, ये सारे के सारे महकमे जो हैं ये आपकी 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट के पास होने चाहिए थे। यहाँ तो उनका दायरे अख्तियार होना चाहिए था, सूबाई हुकूमत के पास ये क्यों है? वो क्या कर रही है इसके ऊपर? देखिए, जो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं वो काफ़ी, आपको पता है अभी तो खैर चेंज हो गए हैं, बट जो सईद गनी साहब भी थे वो भी कोऑर्डिनेशन में रहते थे निचले लेवल तक, क्योंकि निचले लेवल तक हमने जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट हमने लाया था उसमें निचले लेवल तक हमने ठीक ठाक पावर्स जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए थे। यहाँ तक कि टैक्स एंड रेवेन्यू कलेक्शन भी टाउन्स को हमने एक हद तक हमने दे दिया था। तो हमने टाउन्स तक, हमने यूसी तक, बल्कि मैं कहूँगा कि हमने काफ़ी ज़्यादा पावर जो है वो डिवॉल्व कर लिए थे। बहरहाल अभी मेयर साहब ने भी ऑन रिकॉर्ड, आपको पता होगा, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल जो रेड लाइन मंसूबा है वो भी बड़ा ताख़ीर का शिकार है, बिकॉज ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन फेडरल एंड लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं, कि लोकल अथॉरिटीज़ एक रोड बनाते हैं तो फिर कोई दूसरा, जैसे वो पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी था, वो आके रोड खोदना शुरू कर देता था। तो इस वजह से बहुत नुकसान भी हो रहा था सिंध गवर्नमेंट की रिसोर्सेज का, केएमसी के रिसोर्सेज का। वफाक की तरफ से जो काम अच्छाई की तरफ जाना था वो उल्टा बुराई की तरफ जा रहा था, क्योंकि वफाक से। ठीक है, यानी आपकी बातों से मैं ये समझा कि जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है बिटवीन, बल्कि अमंग मैं कह लूँ, आपके फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है, सैफ साहब, ये किस हद तक जायज़ आप समझते हैं कि जनाब विफाक से सूबा और सूबे से 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट, ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है इसी की वजह से सारे ये मसाइल हैं? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है तो क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो आपने इसको कहा उरूसुल बिलाद, तो एक तो उरूसुल बिलाद कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि उरूसुल बिलाद का मतलब तो है शहरों की दुल्हन। तो ज़ाहिर है उरूसुल बिलाद तो अब कराची नहीं रहा ना। कराची की जो सूरत हाल है उसमें वो तो एक बहुत ही बदतरीन सूरत हाल है। देखिए, दूसरी बात यह है इमरान भाई कि 17 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। देखिए, 17 साल में आपने ये भी बता दिया कितना पैसा इनके पास था। जो पैसा कराची में नहीं लगा उसको तो चले हम छोड़ देते हैं, जो पैसा कहते हैं कि लगाया, उस पैसे के लगने के नतीजे में कराची इस हशर को पहुंचा हुआ है। यानी आपने 17 साल में कराची को इस जगह पहुंचाया जहां पर इस वक्त है। इसके बाद अगर आप ये कहें कि फेडरल गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदार है, टाउन इसके ज़िम्मेदार हैं, यूसी इसकी ज़िम्मेदार है, तो मतलब अजीब सी बात नज़र आती है। देखिए, आप कहते हैं विज़न, तो इनका विज़न जो भी है, उस विज़न का जो भी आउटपुट है वो अब हमें सामने नज़र आ रहा है। 17 साल से ये मामला शुरू हुआ, पीपल्स पार्टी की कंटिन्यूस गवर्नमेंट है। इस दौरान सिर्फ 4 साल के लिए वसीम अख्तर साहब मेयर बने थे कराची के, वरना अदरवाइज़ तमाम टाउन्स, तमाम डीएमसीज, तमाम केएमसी, हर एक पर पीपल्स पार्टी के इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। इन्होंने तमाम वसाइल, तमाम इख्तियारात, तमाम पैसा इनके पास था। इस सब को खर्च करने के बाद अब मामला जहाँ पहुँचा है वो हमारे आपके सामने है। कोई एक महकमा बता दीजिए ना। चलिए, फेडरल गवर्नमेंट की मुदाखलत या जो ये कह रहे हैं कि PIDCL की तरफ से खुदाई, वो कौन सी जगह होती है? चलिए वो भी बता दें कि वह कौन सी ऐसी जगह है जहाँ उनकी खुदाई करने की वजह से आपको मसाइल दरपेश आ रहे हैं। भाई, वाटर बोर्ड आपके पास है ना, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपके पास है, मास्टर प्लान अथॉरिटी आपके पास है, मास ट्रांजिट अथॉरिटी आपके पास है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आपके पास है। इसमें आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? पूरी कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन बड़े पैमाने पर हो रही है, उसमें वफाक का क्या कसूर है बताइए? वाटर बोर्ड आपके पास है, पूरी कराची में गटर बह रहे हैं, उसका में बताइए कि फेडरल गवर्नमेंट का क्या कसूर है? मास ट्रांजिट अथॉरिटी आपके पास है, BRT का मनसूबा आप बना रहे हैं, उसके अंदर वफाक का क्या दखल है? ये तो सिर्फ एक जो ग्रीन लाइन का मनसूबा जो बंदर रोड पर जिसकी एक्सटेंशन थी, वो जब उन्होंने शुरू किया तो आपने उसको रोका और कहा जी ये हमें बता नहीं रहे पहले। तो इसमें तो एक चीज़ नज़र आती है, बाकी कौन से उसके अंदर, जहाँ तक जिन टाउन्स की ये बात कर रहे हैं कि 9 टाउन्स जमात इस्लामी के 9 टाउन्स हैं ना,
आप चलिए 9 टाउन जमात इस्लामी के हैं, वो आपके कोऑर्डिनेशन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी टाउन्स का जल के हाल देख लीजिए, लियारी टाउन को हम देखते हैं, सदर टाउन को हम देखते हैं, बल्दिया को देखते हैं, मंगोपीर को देखते हैं, मतलब औरंगी को देखते हैं, जो पीपल्स पार्टी के टाउन्स हैं, वहाँ चलकर हाल तो देखिए। इस दफ़ा जब मेयर साहब बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने बहुत मिन्नत समाजत की कि जमात इस्लामी शोर ना मचाए। हमने कहा नहीं मचाते। पहला आदमी जो खड़ा हुआ बजट पेश करने से पहले वो पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन थे। उन्होंने 15 मिनट तक खड़े होकर इस कदर शोर मचाया और कहा कि तुमने बदतरीन हाल कर दिया है शहर का, लियारी का बदतरीन हाल कर दिया है। तो इनके अपने लोग ये बात कह रहे हैं, ज़बान ज़दे आम है, पूरी दुनिया ये बात कह रही है। उसके बाद ये बात कहें और नादिर कबूल साहब आप इसके ऊपर रेस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मैं उसके बाद यासिर हुसैन साहब की तरफ आऊँगा। जी, 17 साल से आपके पास है पीपल्स पार्टी की हुकूमत और एक फहरिस्त है इदारों की, उनकी कारकर्दगी क्या है सर? देखिए बिल्कुल 17 साल से है हमारे पास, मगर 17 साल में पिछले शायद 2022 के एंड में लगभग मुर्तज़ा आप पहली दफ़ा एडमिनिस्ट्रेटर बने थे और उसके बाद फिर मेयर बने। तो उससे पहले तो सिर्फ MQM का ही मुझे मेरी ज़िंदगी में मुझे याद है। और बिल्कुल जब मैं छोटा था तो उस वक्त नेमतुल्लाह खान साहब होते थे। मगर जो तबाही MQM के दौर में की है उसको अंडू करने में ही हमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात आ रही है। वो क्या है कि गटर और नहीं, MQM के लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है सर डिफेंड करने के लिए। तो ज़रा मैं चाहूँगा जो आपकी जो कारकर्दगी है उस पर हमें बता दीजिए, MQM वालों से हम पूछ लेंगे। जी, मैं वही अर्ज कर रहा था ना कि जो इलीगल तजावुज़ात हैं वो हमारे दिन नहीं है। वो जो एक तवील दौर था तकरीबन 30 साल का ऑलमोस्ट लगभग MQM को, उसमें हमें ये समझे कि जहेज़ में एक तरह से मिला था हमें। बहरहाल हमारी जहाँ तक अगर आप बात करें तो कराची के अंदर हमने बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी किए हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर सिर्फ मैं बात करूँ तो उसमें शाहराह भुट्टो अपनी मिसाल आप है, उससे सैकड़ों लोग डेली की बुनियाद ये वही है जो बारिश में बह गई थी। नहीं देखिए, अब अनफॉर्चुनेटली ये आप जैसे माशाल्लाह जो बाशऊर एक जर्नलिस्ट हैं वो तो नहीं, उनको तो नहीं कहना चाहिए इस चीज़ के ऊपर काफ़ी वजाहत नहीं सर, मतलब इसमें बाशऊर होने का क्या ताल्लुक है सर? एक आप जिसको मिसाल बना के पेश कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो शायद बह गई थी, मैंने तो पूछा ये वही नहीं बही थी ना। आप जो तंजिया बात कर रहे हैं वो नहीं बही थी। वो जो एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी वो बिल्कुल ऐसा एक हिस्सा था जो पब्लिकली खोली नहीं गई थी। वो अंडर कंस्ट्रक्शन एक एरिया, जाहिर सी बात है अगर एक आप घर को भी जेर तामीर है, अगर उसके अंदर काम चल रहा है घर के अंदर, हाँ। और जाहिर सी बात है कोई ऊंच नीच आ जाए तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि घर बना हुआ घर बह गया। नहीं, लेकिन जेर तामीर घर में कोई रिहाइश के लिए भी नहीं आता, तो अगर जेर तामीर कोई चीज है तो उसको आपने खोल कैसे दिया? मेरे भाई आपने अपना जवाब खुद ही दे दिया ना। जो हिस्सा हमने फॉर पब्लिक यूज ओपन किया था वो कयूमाबाद से लेके कायदाबाद तक है, वो नहीं बहा। उसके बाद जो इलाका है वो पब्लिक के लिए खोला ही नहीं गया, तो आप कैसे उसको एक एग्जांपल दे सकते हैं? ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। जरा यासिर हुसैन साहब की तरफ चले जाऊं। यासिर साहब, आप डायरेक्टर क्लाइमेट एक्शन सेंटर कराची, ये मुझे बताइए कि हम तो बस बारिश के दिनों में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल एरियल व्यू लें तो क्या आपके जहन में इस वक्त कराची को देख के आ रहा है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी गवर्नेंस को लेकर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, क्लाइमेट का जो चैलेंज है वो यूं है कि एक वो एडिशनल बर्डन आ जाता है सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कि वो ज़्यादा पानी को संभाल सके, यानी फ्लड वाली सिचुएशन जो अभी गुजरी है। और दूसरी तरफ जो बड़ी क्लाइमेट का चैलेंज है वो हीट का है कि हीट के दौरान आप यहाँ के रहने वालों को किस तरह से ठंडी सहूलियात, यानी जिसको कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं, और प्लान्स के अंदर वो शामिल है कि वो बनाया जाएगा, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन इंतहाई वीक रही। तो जब शहर का अपना निज़ाम एक मिनिमम लेवल तक नहीं चल पा रहा है नॉर्मल हालात में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी क्लाइमेट के चैलेंज को फेस कर पाएगा? लिहाजा अगर बारिश होती है 100-200 नहीं, जैसा आपने शुरू में फरमाया 300 और 500, क्योंकि क्लाइमेट के जो हालात हैं वो इस तरफ जा रहे हैं कि ज़्यादा बारिश, अचानक बारिश, बेमौसमी बारिश ये हो रही है। और आपने देखा पिछले सालों में 2010, 2022 और फिर अब 25 में कि आपके सारे सिस्टम जो थे वो फेल हो गए। अब कराची में अगर ये 300 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो मेरा तो ख्याल है कि ये हफ्ते 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल मुंजमद हो जाएगा पूरा शहर। तो इस मामले में अगर 100 मिलीमीटर मुश्किल से हैंडल हो रहा है और
एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ये 40-50 भी होगा, इतना ही होगा जो कि वो हैंडल कर पाता है। तो इसका सीधा सीधा रिपोर्ट कार्ड ये कह रहा है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इसको संभालने के लिए के लायक नहीं है और इसके ऊपर रिसोर्सेज नहीं खर्च किए गए। ये कंप्लीट फेलियर है। साथ में इसमें यानी एक तरफ कचरे का भी इसमें रोल है, क्योंकि वो जो कचरा जो नहीं उठाया जाता वो फिर आपके जो ये पानी का जो निज़ाम है, जो सैनिटेशन का और ड्रेनेज का जो सिस्टम है, वो उसमें जाके वो फंस जाता है। ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ हीट का ले लें अगर आप, हीट का चैलेंज, तो हीट का चैलेंज ये था कि जनाब आपको, और ये जाहिर है एक नया चैलेंज है, उसमें हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन करना ये है उसके अंदर कि तमाम जो घर हैं उनमें इस तरह की तरामीम गवर्नमेंट की उसमें सपोर्ट चाहिए कि घरों की छतों को ठंडा रखा जा सके। ठीक है, ये बहुत आइडियल सिचुएशन की सर, आप बहुत आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। मैं तो मिनिमम लेवल के ऊपर जाना चाह रहा हूं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या इश्यूज है। बहरहाल इस वक्त नादिर गबूल साहब ने, जो मेयर कराची एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब, जब वो इस वक्त तो मेयर हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं शेरशाह सूरी रोड की, 2022 में जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे तो उस वक्त उन्होंने उस रोड का पैच वर्क करवाया था। उसके बाद 2023 में जब वो मेयर कराची हो गए तब भी उन्होंने वो उसी में मसरूफ रहे, उस पर्टिकुलर रोड का पैच वर्क कराते रहे, और फिर 2025 में भी उस रोड का पैचवर्क हो रहा है। तो हमारे कराची के रहने वालों की जिंदगी में सिर्फ पैचवर्क ही रह गए या फिर कोई अच्छी सड़क भी है, ये एक सवाल है।